आज की इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस मंथली मैगजीन जुलाई 2025 का 5th भाग एनवायरनमेंट। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। अर्बन रेजिलियंस। वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट आई है जिसका नाम है टुवर्ड्स रेसिलिएंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आइए इसकी मुख्य बातों को समझें। भारत में लोग तेजी से गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं। 2020 में भारत के शहरों में 48 करोड़ लोग रहते थे और 2050 तक यह संख्या बढ़कर 95 करोड़ हो जाएगी, यानी लगभग दोगुना। 2070 तक यह 110 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि 2030 तक भारत में 70% से ज्यादा नई नौकरियां शहरों में बनेंगी। लेकिन इतने लोग शहरों में आएंगे तो वहां संसाधनों और सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा। शहरी लचीलापन क्या है? शहरी लचीलापन का मतलब है कि शहर किसी आपदा जैसे बाढ़, गर्मी या तूफान से जल्दी उबर सकें। साथ ही वह बदलावों को अपनाएं और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, अगर बाढ़ आती है तो शहर जल्दी सामान्य स्थिति में लौट आए और उसका ज्यादा नुकसान न हो। भारतीय शहरों की चुनौतियां। रिपोर्ट में कुछ बड़ी समस्याओं का जिक्र है। शहरी बाढ़। बारिश की वजह से होने वाली बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। 2070 तक यह खतरा 3.6 से 7 गुना तक बढ़ सकता है। अभी इससे हर साल $4 अरब का नुकसान होता है, जो 2030 तक $5 अरब हो सकता है। हाल ही में 2025 में दिल्ली और मुंबई में भारी बारिश से बाढ़ आई, जिससे सड़कें बंद हुईं और लोगों को बहुत परेशानी हुई। तटीय बाढ़। भारत की 40% आबादी समुद्र तट से 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है। तटीय बाढ़ से 2010 में $2.4 अरब का नुकसान हुआ था, जो 2030 तक 21 अरब और 2050 तक $75 अरब तक पहुंच सकता है। शहरी गर्मी का असर। शहरों में कंक्रीट के जंगल बनने से अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव बढ़ रहा है, यानी शहर रात में आसपास के गांवों से 3 से 4 डिग्री ज्यादा गर्म रहते हैं। इससे गर्मी का तनाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए, चेन्नई में 2050 तक गर्मी की वजह से उसकी जीडीपी का 3.2% नुकसान हो सकता है। बुनियादी ढांचे की विफलता। शहरों में सब कुछ आपस में जुड़ा होता है। अगर बाढ़ आती है तो सड़कें बंद हो सकती हैं, बिजली चली जा सकती है और कारोबार ठप हो सकता है। इससे शहर पूरी तरह रुक जाता है। कंक्रीट का बढ़ता उपयोग। शहरों में हर जगह कंक्रीट की इमारतें और सड़कें बन रही हैं। इससे बारिश का पानी जमीन में नहीं जाता, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता है। साथ ही यह गर्मी को भी बढ़ाता है। भारत के शहरों को आपदाओं से निपटने के लिए लचीला बनाने में क्या क्या चुनौतियां हैं? बिखरी हुई व्यवस्था। शहरों को चलाने का काम कई विभागों और सरकारी स्तरों में बंटा हुआ है। जैसे कोई विभाग शहर का विकास देखता है, कोई आपदा प्रबंधन करता है और कोई जलवायु परिवर्तन पर काम करता है। इनके बीच तालमेल की कमी है। मास्टर प्लान और तकनीकी ज्ञान की कमी। हमारे देश में 52% से ज्यादा शहरों और कस्बों के पास कोई मंजूर मास्टर प्लान नहीं है। मास्टर प्लान एक नक्शा होता है जो बताता है कि शहर को कैसे विकसित करना है। साथ ही हमारे शहरी निकायों में प्रशिक्षित शहरी योजनाकारों की बहुत कमी है। बिना प्लान और विशेषज्ञों के शहरों को आपदाओं के लिए तैयार करना मुश्किल है। पैसों की तंगी। शहरों के पास खुद का पैसा बहुत कम है, लगभग देश की जीडीपी का सिर्फ 1%। यह पैसा तो उनके रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी कम पड़ता है। बिना पैसे के बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, पानी या बाढ़ से बचाव की व्यवस्था को बेहतर करना मुश्किल है। हाल ही में 2025 में मुंबई की बाढ़ में देखा गया कि नालियों की कमी और खराब रखरखाव ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। जर्जर बुनियादी ढांचा। हमारे शहरों में बुनियादी ढांचा जैसे नालियां और सीवर सिस्टम बहुत पुराना या कमजोर है। भारी बारिश में ये काम नहीं करते। उदाहरण के लिए, दिल्ली में हर साल बारिश में सड़कें पानी से भर जाती हैं क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। इससे बाढ़ और ट्रैफिक जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी। शहरों के बुनियादी ढांचे में निजी कंपनियों का योगदान सिर्फ 5% है। ये कंपनियां अच्छी योजना और कुशलता के साथ काम कर सकती हैं, लेकिन उनकी भागीदारी कम है। सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए निजी क्षेत्र को और शामिल करना जरूरी है। अन्य समस्याएं। हमारे शहरों में अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं आपदाओं के लिए तैयार नहीं हैं। पानी, परिवहन और बिजली जैसे विभाग आपस में तालमेल नहीं रखते। निजी निवेश बढ़ नहीं रहा, जिससे शहरों को पैसा जुटाने में दिक्कत होती है। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी सरकार ने उठाए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के कुछ सुझावों को समझेंगे। बाढ़ और गर्मी से बचाव का कार्यक्रम। रिपोर्ट कहती है कि हर शहर को एक खास क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना चाहिए। यह प्लान शहरों को बाढ़, अत्यधिक गर्मी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद करेगा, जैसे बेहतर नालियां बनाना, ज्यादा पेड़ लगाना और बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था करना। इससे शहर टिकाऊ और सुरक्षित बनेंगे। 74वें संवैधानिक संशोधन को लागू करना।
1992 का 74वां संशोधन कहता है कि शहरी नियोजन का जिम्मा राज्य सरकारों से चुने हुए शहरी स्थानीय निकायों को देना चाहिए। इससे शहरों को अपने लिए फंड जुटाने और वित्तीय रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। मतलब शहर खुद अपनी जरूरतों के लिए योजनाएं बना सकेंगे और उन्हें लागू कर सकेंगे। नगरपालिका सेवाओं में वित्तीय सुधार। शहरों को अपनी सेवाओं जैसे पानी, सड़क, सफाई और कचरा प्रबंधन से ज्यादा कमाई करनी होगी। अभी शहरों का खुद का राजस्व बहुत कम है। अगर ये सेवाएं बेहतर होंगी तो लोग इनके लिए सही कीमत देने को तैयार होंगे। रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत के शहरों को जलवायु के अनुकूल ढांचे के लिए $2.4 ट्रिलियन की जरूरत होगी। यानी बहुत बड़ा निवेश चाहिए। शहरी शासन में बदलाव। शहरों को चलाने के लिए सभी विभागों के बीच जिम्मेदारियों का साफ बंटवारा होना चाहिए। साथ ही तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, जैसे ऑनलाइन सेवाएं देना, स्मार्ट सिटी तकनीक अपनाना और डिजिटल तरीके से काम करना। इससे शहरों का प्रबंधन आसान और तेज होगा। वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करना। भारत को वैश्विक लक्ष्यों जैसे SDG गोल 11 और 2016 में हुए हैबिटेट 3 के नए शहरी एजेंडे को पूरा करना होगा। ये लक्ष्य कहते हैं कि शहरों को हर किसी के लिए बेहतर बनाना है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। समावेशी विकास। हमें सिर्फ बड़े शहरों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि छोटे शहरों जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों जैसे जयपुर, लखनऊ या भोपाल को भी विकसित करना होगा। साथ ही बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउन बनाने चाहिए ताकि आबादी का दबाव कम हो। इसके अलावा हमें सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जहां चीजों को दोबारा इस्तेमाल किया जाए और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मतलब जहां बस, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिले को अपनाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना दिखाएं। एथेनॉल ब्लेंडिंग। हाल ही में हमारे देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने घोषणा की कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह काम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत हुआ, जिसे हम EBP भी कहते हैं। क्या है यह उपलब्धि? 2014 में पेट्रोल में सिर्फ 1.5% इथेनॉल मिलाया जाता था, लेकिन 2025 तक इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया, यानी 13 गुना बढ़ोतरी। यह हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक तरह का रिन्यूएबल ईंधन है, जिसका रासायनिक नाम है C2H5OH। इसे गन्ना, मक्का, गेहूं जैसे फसलों से बनाया जाता है, जिनमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। इसे दो तरह से बनाया जाता है। प्राकृतिक तरीके में खमीर के जरिए शक्कर को किण्वन करके, रासायनिक तरीके में पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया जैसे एथिलीन हाइड्रेशन से। इथेनॉल के प्रकार। इथेनॉल को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी का इथेनॉल। यह खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, जौ, मक्का, गन्ना या चुकंदर से बनता है। दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल। यह लकड़ी, गेहूं की भूसी, मक्के के डंठल जैसे कृषि अवशेषों से बनता है। तीसरी पीढ़ी का इथेनॉल। यह शैवाल जैसे जलीय बायोमास से बनाया जाता है। चौथी पीढ़ी का इथेनॉल। यह विशेष रूप से इंजीनियर किए गए पौधों और सूक्ष्मजीवों से बनता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों जरूरी है? जब हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं तो यह पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। यह वायु प्रदूषण को कम करता है, क्योंकि इथेनॉल जलने पर कम हानिकारक गैसें छोड़ता है। साथ ही यह हमें विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। इससे हमारे किसानों को भी फायदा होता है, क्योंकि गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ती है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम क्या है? यह प्रोग्राम 2003 में शुरू हुआ था। इसका मकसद है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर ईंधन को और पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाना। यह हमारे देश को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में ले जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना। इससे ईंधन जलने पर कम प्रदूषण होता है और यह पर्यावरण के लिए बेहतर होता है। इसके प्रकार हैं। E10। इसमें 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल होता है। E20। इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। E85। इसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। लक्ष्य और नीति। 2018 में बनी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जिसे 2022 में अपडेट किया गया, ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 से पहले यानी 2025 से 26 तक हासिल करने का फैसला किया। इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का रस, चुकंदर, कसावा, खराब हुए अनाज और सड़े हुए आलू का इस्तेमाल होता है। अतिरिक्त अनाज को भी इथेनॉल बनाने और पेट्रोल में मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। उपलब्धि। 2014 में भारत में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, लेकिन 2025 तक यह बढ़कर 660 करोड़ लीटर से ज्यादा हो गया। यह बहुत बड़ी छलांग है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा हुआ, बल्कि किसानों को भी गन्ना और अनाज की फसलों से ज्यादा आय हुई। सिग्निफिकेंस ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे पास सुरक्षित और स्थिर ऊर्जा हो।
2014 से अब तक विदेशी तेल पर निर्भरता कम हुई और विदेशी मुद्रा में 21.36 लाख करोड़ रुपए बचाए गए, यानी हमें बाहर से कम तेल खरीदना पड़ा। 2014 से अब तक 698 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ। यह ग्रीन हाउस गैसों को कम करके हवा को साफ रखता है। 2014 से अब तक डिस्टिलरीज को 21.96 लाख करोड़ रुपए दिए गए और 1.18 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। इससे रोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला। मक्का जैसे वैकल्पिक फसलों का इस्तेमाल बढ़ा, जो किसानों के लिए नई आय का जरिया बना। इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर हुई क्योंकि इथेनॉल ब्लेंड में रिसर्च ऑक्टेन नंबर बढ़ गया, जो ईंधन की गुणवत्ता को सुधारता है। स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा, जीवन स्तर में बदलाव और कई अन्य फायदे हुए। इथेनॉल ब्लेंडिंग की चुनौतियां, खाद्य सुरक्षा और महंगाई। FAO की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इथेनॉल बनाने के लिए खाद्य फसलों का ज्यादा इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। खासकर गरीब और कमजोर वर्ग के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि इससे खाने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। पर्यावरण पर प्रभाव। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से बनता है, जो बहुत पानी खींचने वाली फसल है। इससे भूजल स्तर पर बुरा असर पड़ता है। ज्यादा गन्ने की खेती पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तकनीकी और गाड़ियों की लागत। पेट्रोल में 20% या उससे ज्यादा इथेनॉल मिलाने के लिए गाड़ियों के इंजन और फ्यूल सिस्टम में बदलाव करना पड़ता है, जो महंगा है। पुरानी गाड़ियां और दोपहिया वाहन इथेनॉल के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि उनके पार्ट्स इसके अनुकूल नहीं हैं। ईंधन की दक्षता और गाड़ियों की स्थिति। इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, जिससे गाड़ियों का माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। पुराने इंजनों में इथेनॉल मिश्रण के साथ हवा ईंधन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे गाड़ी चलाने और उत्सर्जन में समस्या हो सकती है। इथेनॉल पानी सोख लेता है, जिससे फ्यूल सिस्टम में रुकावट या खराबी का खतरा बढ़ता है। इथेनॉल की आपूर्ति। देश के हर हिस्से में इथेनॉल की उपलब्धता एक समस्या है। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में कच्चा माल और उद्योगों की कमी या परिवहन की ज्यादा लागत के कारण इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू नहीं हुई। कुछ राज्यों ने इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 के संशोधित नियम लागू नहीं किए, जिससे इथेनॉल का अंतर्राज्य परिवहन मुश्किल है। इथेनॉल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लागत और परिवहन से होने वाला प्रदूषण भी एक चुनौती है। इथेनॉल को स्टोर करने के लिए मार्केटिंग टर्मिनल और डिपो में बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने वाली पहल। प्रधानमंत्री जीवन योजना। इसका पूरा नाम है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। यह दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मदद देती है, ताकि कृषि अवशेषों से इथेनॉल बनाया जा सके। इथेनॉल ब्याज सब्सिडी योजना। इस योजना का मकसद है डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट्स स्थापित करने में मदद करना, ताकि इथेनॉल उत्पादन बढ़े। GST में कमी। EBP प्रोग्राम के लिए इथेनॉल पर GST को 18% से घटाकर 5% किया गया है। हालांकि कच्चे इथेनॉल पर अभी भी 18% GST है। इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 में संशोधन। इस संशोधन का उद्देश्य देश भर में इथेनॉल की आसान आवाजाही सुनिश्चित करना है, ताकि आपूर्ति की समस्या कम हो। CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स स्कीम। हाल ही में घड़ियाल और स्लॉथ भालू को CSS IDWH के स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि इससे इन लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में मदद मिलेगी। CSS IDWH स्कीम क्या है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय चलाता है। इसका मकसद है वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा और संरक्षण करना। इसका उद्देश्य। यह योजना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वित्तीय मदद देती है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों जैसे नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व की रक्षा हो। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी वन्य जीवों की सुरक्षा हो। लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों को बचाने के लिए रिकवरी प्रोग्राम चलाए जाएं। अब तक 22 प्रजातियां इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, एशियाटिक शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगा नदी की डॉल्फिन और अब घड़ियाल और स्लॉथ भालू को भी शामिल करने की सिफारिश हुई है। मुख्य हिस्से। इस योजना के 3 मुख्य हिस्से हैं। वन्य जीवों के रहने की जगह को बेहतर करना, बाघों की सुरक्षा और उनके आवासों का संरक्षण, हाथियों की घटती संख्या को बचाने और उनके आवासों की रक्षा करने के लिए। पहले बात करते हैं घड़ियाल की। घड़ियाल एक खास तरह का मगरमच्छ है। यह गहरे और तेज बहाव वाली नदियों में रहता है। ये भारत और नेपाल की नदियों में पाया जाता है, जैसे नेपाल की राप्ती नारायणी नदी और भारत में गंगा की सहायक नदियां गिरवा, सोन, रामगंगा, गंडक, चंबल और महानदी। घड़ियाल की खासियत क्या है? इसके दांत मछलियां पकड़ने के लिए बने हैं। इसका थूथन सभी मगरमच्छों में सबसे पतला और लंबा होता है। नर घड़ियाल के थूथन के सिरे पर एक घड़े जैसी संरचना होती है, जिसे घड़ा कहते हैं। यह एकमात्र मगरमच्छ है जिसमें नर और मादा को देखकर अंतर समझा जा सकता है। यह पानी में सबसे ज्यादा समय बिताने वाला मगरमच्छ है।
लेकिन घड़ियाल को खतरे भी हैं। बांध, बैराज और पानी का रास्ता बदलने से इसका घर खराब हो रहा है। इसका लंबा थूथन मछली पकड़ने के जाल में फंस जाता है, जिससे यह डूबकर मर सकता है। घड़ियाल की स्थिति बहुत गंभीर है। इसे IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी बहुत संकटग्रस्त माना गया है। साइट्स में यह अपेंडिक्स आई में है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शेड्यूल आई में शामिल है। घड़ियाल को बचाने के लिए क्या हो रहा है? 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल शुरू हुआ, जिसमें UNDP और FAO ने मदद की। इसके अलावा घड़ियाल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम और राष्ट्रीय घड़ियाल संरक्षण योजना भी चल रही है। अब बात करते हैं रीछ की, जिसे स्लॉथ बेयर कहते हैं। जंगलों और घास के मैदानों में रहता है। यह भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। इसकी खासियत क्या है? इसके लंबे नाखून और अजीब दांत इसे स्लॉथ जैसा बनाते हैं। इसका काला, झबरा कोट और लंबा थूथन होता है। यह दीमक और चींटियां खाने में माहिर है। यह अन्य भालुओं की तरह हाइबरनेट नहीं करता। यह अकेला रहता है और रात में ज्यादा सक्रिय होता है। यह बहुत फुर्तीला और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे आक्रामक जानवरों में से एक माना जाता है। रीछ को भी खतरे हैं। जंगल कटने और इंसानों से टकराव के कारण इनका घर खराब हो रहा है। इनकी वैश्विक आबादी 20,000 से भी कम है। रीछ की स्थिति IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी असुरक्षित है। यह साइट्स के अपेंडिक्स 1 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल आई में शामिल है। रीछ को बचाने के लिए कर्नाटक में दारोजी स्लॉथ बेयर सैंक्चुअरी बनाई गई है, जो एशिया का पहला रीछ अभयारण्य है। इस मैगजीन का 8वां भाग कल्चर की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 2025 में साइट्स अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह समझौता वन्यजीवों और पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। साइट्स क्या है? 1963 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बैठक में इसकी शुरुआत हुई और 1975 में यह लागू हुआ। उद्देश्य: यह एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी जीवित रहने की क्षमता को खतरे में न डाले। यह आयात, निर्यात और पुनः निर्यात पर नियंत्रण रखता है, जिसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम का उपयोग होता है। सचिवालय: साइट्स का सचिवालय UNEP द्वारा संचालित होता है और यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN इस सचिवालय को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता देता है। सदस्य: इसमें 185 देश या क्षेत्रीय आर्थिक संगठन शामिल हैं। भारत ने 1976 में इसे स्वीकार किया। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता। हर देश इसे अपने कानूनों के जरिए लागू करता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज: यह साइट्स का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला निकाय है। 1981 में COP3 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। साइट्स ट्रेड डेटाबेस: इसे UNEP वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा साइट्स सचिवालय के लिए प्रबंधित किया जाता है। यह वन्यजीव व्यापार का रिकॉर्ड रखता है। साइट्स की मुख्य पहल: अपेंडिक्स के जरिए संरक्षण। साइट्स 40,000 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियों को अपने अपेंडिक्स के जरिए संरक्षित करता है। अपेंडिक्स 1 सबसे ज्यादा लुप्तप्राय प्रजातियां, जिनका व्यापार लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित है। अपेंडिक्स 2 ऐसी प्रजातियां जिनका व्यापार नियंत्रित है। अपेंडिक्स 3 ऐसी प्रजातियां जिन्हें कुछ देशों ने संरक्षण के लिए चुना है। माइक प्रोग्राम: इसका पूरा नाम है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। यह हाथियों की अवैध हत्या के रुझानों को ट्रैक करता है, ताकि बेहतर प्रबंधन और कानून लागू किए जा सकें। भारत में माइक साइट्स चिरांगरीपु एलिफेंट रिजर्व और दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। स्ट्रेटेजिक विजन 2021 से 2030। यह साइट्स को गाइड करता है ताकि वन्यजीव व्यापार वैश्विक जैव विविधता और सतत विकास लक्ष्यों को सपोर्ट करे। साइट्स ट्री स्पीशीज प्रोग्राम: यह सूचीबद्ध पेड़ों की प्रजातियों के टिकाऊ और वैध व्यापार को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम 2010। यह वन्यजीव और वन अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित सहायता देता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर: हाल ही में 30 जुलाई 2025 को रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। यह क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस भूकंप ने रूस और जापान के तटीय इलाकों में सुनामी लहरें पैदा की। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भूकंप शैलो रिवर्स फॉल्टिंग के कारण आया। रिवर्स फॉल्टिंग तब होती है जब पृथ्वी की परत का एक हिस्सा संपीड़न बल के कारण दूसरे हिस्से के ऊपर चढ़ जाता है। उथली का मतलब है कि यह टूटन पृथ्वी की सतह के करीब हुई। इससे तेज भूकंपीय हलचल, शक्तिशाली आफ्टरशॉक्स, सुनामी और बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है।
इस भूकंप के बाद क्ल्यूचेवस्कॉय ज्वालामुखी भी फट पड़ा और 35 से ज्यादा आफ्टरशॉक्स दर्ज किए गए। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। यह घोड़े की नाल के आकार का एक क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है। यह दुनिया का सबसे भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियों वाला क्षेत्र है। इसके आंकड़े, यह दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है। दुनिया के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। स्थान और विस्तार, यह 40,000 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर को घेरता है। यह कई टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं को छूता है, जैसे पैसिफिक प्लेट, जुआन डे फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नास्का प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिलीपीन प्लेट। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की विशेषताएं, यह क्षेत्र घोड़े की नाल के आकार में प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है। यहाँ पहाड़, द्वीप समूह और गहरी समुद्री खाइयां बनी हैं। उदाहरण मरियाना ट्रेंच, जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत, इस क्षेत्र में दुनिया की 40% से ज्यादा भूतापीय ऊर्जा मौजूद है। यह ऊर्जा पृथ्वी की गर्मी से मिलती है, जिसका उपयोग बिजली बनाने में हो सकता है। खनिज संसाधन, यहाँ सोना, तांबा, मोलिब्डेनम जैसे मूल्यवान खनिजों के भंडार हैं। ये खनिज उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृषि महत्व, ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह चावल, कॉफी जैसी फसलों के लिए बहुत अच्छी है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बार बार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां क्यों होती हैं? सबडक्शन जोन, रिंग ऑफ फायर में टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर एक दूसरे से टकराती हैं, जिन्हें सबडक्शन जोन कहते हैं। यहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। धंसी हुई चट्टानें पिघलकर मैग्मा बनाती हैं, जो सतह के पास ज्वालामुखी गतिविधियों का कारण बनता है। उदाहरण न्यूजीलैंड के पास टॉपो ज्वालामुखी क्षेत्र, जहां घनी पैसिफिक प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे धंस रही है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट जोन, कुछ जगहों पर प्लेट्स एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट। इस खिसकने से शक्तिशाली भूकंप आते हैं, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधियां कम होती हैं। मिडोशनिक रिज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटती हैं, जिससे समुद्री तल का विस्तार और रिफ्ट वैली बनती हैं। उदाहरण ईस्ट पैसिफिक राइज, जहाँ पैसिफिक प्लेट कोकोस, नास्का और अंटार्कटिक प्लेट्स से अलग हो रही है। यहाँ ज्वालामुखी और हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनते हैं। हॉटस्पॉट्स, पृथ्वी के मेंटल में कुछ क्षेत्र बहुत गर्म होते हैं। यहाँ गर्मी चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा बनाती है, जो सतह पर दरारों के जरिए निकलकर ज्वालामुखी बनाता है। उदाहरण हवाई द्वीप समूह, जो हॉटस्पॉट के कारण बने हैं। इस मैगजीन का 7वां भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025, यह रिपोर्ट बताती है कि दुनिया 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में कितनी प्रगति कर रही है। यह गरीबी, भूख, शिक्षा, पर्यावरण और शांति जैसे क्षेत्रों में प्रगति और चुनौतियों को दर्शाती है। नोट, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 से अलग है, जो एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर द्वारा जारी की जाती है। मुख्य हाइलाइट्स, गोल 1, गरीबी उन्मूलन। 2025 में दुनिया की 8.9% आबादी अभी भी अत्यधिक गरीबी में जी रही है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग अभी भी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। गोल 2, शून्य भूख। 2023 में दुनिया में हर 11 में से एक व्यक्ति को भूख का सामना करना पड़ा, यानी लगभग 73 करोड़ लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। गोल 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 2015 के बाद 11 करोड़ बच्चों और युवाओं ने स्कूल में दाखिला लिया है, लेकिन 2023 में 27.2 करोड़ बच्चे और युवा अभी भी स्कूल से बाहर हैं। गोल 5, लैंगिक समानता। वैश्विक स्तर पर महिलाएं प्रबंधकीय पदों में 1/3 से भी कम हैं, यानी लैंगिक समानता में अभी बहुत काम करना बाकी है। गोल 8, सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास। 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर 5.0% पर पहुंच गई, लेकिन 58% कर्मचारी अभी भी अनौपचारिक रोजगार में हैं, जहां नौकरी की सुरक्षा कम होती है। गोल 10, असमानताएं कम करना। 2024 में 57% कार्यशील आयु के लोग रोजगार में थे, लेकिन असमानताएं अभी भी बहुत हैं, खासकर गरीब और अमीर देशों के बीच। गोल 11, सस्टेनेबल शहर और समुदाय। दुनिया में 3 अरब लोग किफायती आवास की कमी से जूझ रहे हैं। 1.12 अरब लोग झुग्गी झोपड़ियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। गोल 13, जलवायु कार्रवाई। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा, जो औद्योगिक काल से पहले के स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। गोल 16, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। 2024 में लगभग 50,000 लोग संघर्षों में मारे गए। 12.32 करोड़ लोग जबरन विस्थापित हुए, जो एक रिकॉर्ड है। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। NIF क्या है?
नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बनाया है। यह 2030 एजेंडा के 17 एसडीजीज और 169 टारगेट्स की प्रगति को राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटर करने का आधार है। इसे मंत्रालयों, यूएन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 की मुख्य हाइलाइट्स। जीरो हंगर। कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है। प्रति श्रमिक आय 2015 से 16 में 61,247 रुपए थी, जो 2024 से 25 में बढ़कर 94,110 रुपए हो गई। इसका मतलब है कि किसानों की आय बढ़ी, जो भूख और गरीबी कम करने में मदद करता है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल तक पहुंच 2015 से 16 में 94.57% थी, जो 2024 से 25 में बढ़कर 99.62% हो गई। इससे गांवों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता बढ़ी, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। स्वच्छ ऊर्जा। कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2015 से 16 में 16.02% से बढ़कर 2024 से 25 में 22.13% हो गया। प्रति व्यक्ति नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2014 से 15 में 64.04 वाट से बढ़कर 2024 से 25 में 156.31 वाट हो गई। सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2016 में 22% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया। इससे ज्यादा लोगों को सामाजिक योजनाओं का लाभ मिला, जैसे पेंशन और बीमा। उद्योग और नवाचार। 2005 से 2020 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई। इसका मतलब है कि भारत का आर्थिक विकास अब अधिक पर्यावरण अनुकूल हो रहा है। असमानताएं कम करना। गिनी कोएफिशिएंट ग्रामीण क्षेत्रों में 2011 से 12 में 0.283 से घटकर 2023 से 24 में 0.237 हुआ। शहरी क्षेत्रों में 2011 से 12 में 0.363 से घटकर 2023 से 24 में 0.284 हुआ। इससे पता चलता है कि भारत में आय की असमानता कम हो रही है। जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। कचरे का प्रसंस्करण 2015 से 16 में 17.97% से बढ़कर 2024 से 25 में 80.7% हो गया। इससे कचरे का बेहतर प्रबंधन हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। धरती पर जीवन। वन क्षेत्र 2015 में 21.34% से बढ़कर 2023 में 21.76% हो गया। इससे जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली है। इस मैगजीन का चौथा भाग सिक्योरिटी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। ड्राफ्ट रूल्स फॉर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इशूड। 2025 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 के ड्राफ्ट नियम जारी किए। ये नियम भारत के पेरिस समझौते और यूएनएफसीसी के तहत जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। वर्ल्ड बैंक की स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट ने भारत की वैश्विक जलवायु वित्त और कार्बन प्राइसिंग में बढ़ती भूमिका को सराहा है। ड्राफ्ट नियम क्या है? यह प्रति यूनिट उत्पादन या प्रोडक्ट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष की मात्रा को दर्शाता है। 400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी जीएचजी उत्सर्जन लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं। यह नियम एल्यूमिनियम, लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल्स जैसे उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों पर लागू होंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन उत्सर्जन लक्ष्यों को तय करेगा। अगर कोई इकाई लक्ष्य पूरा नहीं करती, तो उसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वित्तीय दंड देना होगा। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या है? लक्ष्य: कार्बन प्राइसिंग के जरिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। कानूनी आधार: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 ने केंद्र सरकार को बी के साथ मिलकर सीसीटीएस लागू करने की शक्ति दी है। मुख्य तत्व: अनुपालन तंत्र। जिन इकाइयों का उत्सर्जन उनके लक्ष्य से कम होगा, उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेंगे। जो लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें क्रेडिट खरीदने होंगे या दंड भुगतना होगा। स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र। अन्य क्षेत्रों को जीएचजी उत्सर्जन कम करने, हटाने या रोकने के प्रोजेक्ट्स के लिए पंजीकरण करने की अनुमति है। बदले में उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेंगे। प्रशासक: ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नियामक: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कार्बन ट्रेडिंग को नियंत्रित करता है। महत्व: यह भारतीय कार्बन मार्केट की नींव रखता है। यह भारत के यूएनएफसीसी और पेरिस समझौते के तहत 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने के लक्ष्य को सपोर्ट करता है। न्यू रूल्स फॉर कंटैमिनेटेड साइट मैनेजमेंट नोटिफाइड। 2025 में मोईएफसीसी ने पर्यावरण संरक्षण नियम 2025 को अधिसूचित किया। ये नियम भारत में पहली बार प्रदूषित स्थलों की पहचान, मूल्यांकन और सफाई के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।
यह पुराने प्रदूषण को संबोधित करता है और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करता है। प्रदूषित स्थल क्या हैं? प्रदूषित स्थल वे स्थान हैं जहां पहले खतरनाक कचरे का निपटान किया गया, जिससे मिट्टी, भूजल और सतही जल प्रदूषित हो गया। उदाहरण पुराने लैंडफिल, रासायनिक कचरे के डंप या औद्योगिक स्पिल साइट्स। ये स्थल मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। नियमों की मुख्य बातें शामिल। प्रदूषक नियम 189 खतरनाक पदार्थों को कवर करते हैं, जो खतरनाक और अन्य कचरा नियम 2016 में सूचीबद्ध हैं। अपवर्जन ये नियम रेडियोधर्मी कचरे, खनन, समुद्री तेल रिसाव और ठोस कचरा डंप से होने वाले प्रदूषण पर लागू नहीं होते, क्योंकि इन्हें अलग कानूनों के तहत नियंत्रित किया जाता है। प्रतिक्रिया स्तर कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रदूषण की सीमा तय की गई है। प्रदूषित स्थल प्रबंधन साइट की पहचान। स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन को हर 6 महीने में संदिग्ध प्रदूषित स्थलों की जानकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी। साइट का मूल्यांकन एसपीसीबी संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण करेगा और संभावित प्रदूषित स्थलों की सूची बनाएगा। यह सूची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी। प्रारंभिक मूल्यांकन 90 दिनों में और विस्तृत जांच अगले 90 दिनों में होगी। प्रदूषक की पहचान एसपीसीबी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या इकाई की पहचान करेगा। अगर जमीन बिक चुकी है तो नया मालिक जिम्मेदार होगा। सफाई योजना प्रदूषक को स्वीकृत एजेंसी के माध्यम से सफाई योजना लागू करनी होगी और उसका खर्च उठाना होगा। अगर प्रदूषक की पहचान नहीं होती तो एसपीसीबी सफाई योजना लागू करेगा। मूल्यांकन और सफाई के लिए फंडिंग प्रारंभिक मूल्यांकन का खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन कर सकती है। अगर प्रदूषक मिल जाता है तो उसे 3 महीने के अंदर यह लागत चुकानी होगी। दंड अगर प्रदूषक सफाई में विफल रहता है, खासकर अगर इससे स्वास्थ्य को खतरा है, तो एसपीसीबी वित्तीय दंड लगा सकता है। अगर प्रदूषण से जानमाल का नुकसान होता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आपराधिक दायित्व लागू होगा। स्वैच्छिक सफाई कोई भी व्यक्ति केंद्रीय सुधार समिति को स्वैच्छिक सफाई का प्रस्ताव दे सकता है। इस मैगजीन का पहला भाग पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिलीज 15 जुलाई 2025 को नैरोबी, केन्या में ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट लॉन्च हुई। यह रिपोर्ट रामसर कन्वेंशन के सचिवालय ने जारी की है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 क्या है? यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो दुनिया भर के वेटलैंड्स की स्थिति, उनके महत्व और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदमों के बारे में बताती है। मुख्य बिंदु वेटलैंड्स का दायरा दुनिया भर में 1800 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं। अंतर्देशीय मीठे पानी, तटीय और समुद्री वेटलैंड्स, यानी ये पृथ्वी की सतह का करीब 6% हिस्सा कवर करते हैं। वेटलैंड्स का नुकसान 1970 से अब तक 22% वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं, यानी 411 मिलियन हेक्टेयर वेटलैंड्स खो गए, जो हर साल 0.52% की दर से कम हो रहे हैं। खराब स्थिति खासकर निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में वेटलैंड्स की हालत बहुत खराब है। अफ्रीका के वेटलैंड्स दुनिया में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में हैं। रामसर कन्वेंशन और किलोमीटर GBF रामसर कन्वेंशन के लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क से जुड़े हैं। GBF को 2022 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 15वें सम्मेलन में अपनाया गया था। यह एक गैर बाध्यकारी ढांचा है जो जैव विविधता की रक्षा के लिए 23 लक्ष्य देता है, जैसे 30% जमीन और समुद्र को 2030 तक संरक्षित करना। वेटलैंड्स को खतरा वेटलैंड्स को अनियोजित शहरीकरण, तेजी से औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास और आक्रामक प्रजातियां से खतरा है। यूरोप में सूखा भी एक बड़ा कारण है। बेहतरीन उदाहरण रीजन फ्लाईवे इनिशिएटिव। यह एशिया में $3 बिलियन की साझेदारी है जो 140 से ज्यादा वेटलैंड्स को बहाल कर रही है। ये वेटलैंड्स 50 मिलियन प्रवासी पक्षियों और लगभग 200 मिलियन लोगों के लिए जरूरी हैं। यह कंबोडिया और चीन जैसे देशों में शुरू हो चुका है। सेशल्स का ब्लू बॉन्ड सेशल्स ने दुनिया का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड जारी किया, जो वेटलैंड्स और समुद्री संरक्षण के लिए फंड जुटाने का एक नया तरीका है। आगे की राह रिपोर्ट में वेटलैंड्स की रक्षा के लिए कुछ जरूरी कदम सुझाए गए हैं। वेटलैंड्स को प्राकृतिक पूंजी लेखांकन में शामिल करना ताकि उनकी कीमत समझी जाए। वेटलैंड्स पानी को स्टोर करने, साफ करने और नियंत्रित करने में अहम हैं। इसे पहचानना जरूरी है। ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय उपकरणों के जरिए वेटलैंड्स के लिए फंड जुटाना। उत्तराखंड टू असेस टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल जिले में पहली बार पर्यटक वहन क्षमता का सर्वे शुरू किया है। इसका उद्देश्य है नैनीताल, भवाली और कैंची धाम जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों को अनियंत्रित पर्यटन, वाहनों की भीड़ और जनसंख्या के दबाव से बचाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति बनाना। सितंबर 2024 में
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि नैनीताल जिले को वहन क्षमता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। यह सर्वे उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जो पीक और ऑफ पीक सीजन में पर्यटकों की संख्या, वाहनों की आवाजाही और आतिथ्य क्षमता का आकलन करेगा, जिसमें सीसीटीवी मॉनिटरिंग की मदद ली जाएगी। वहन क्षमता क्या है? वहन क्षमता का मतलब है कि कोई क्षेत्र अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कितनी आबादी को सहन कर सकता है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। यह जैविक और अजैविक कारकों पर निर्भर करती है। जैविक कारक जैसे वनस्पति, जल विज्ञान और वन्यजीव। अजैविक कारक जैसे भूआकृति, जलवायु और मिट्टी। आकलन के दो प्रमुख दृष्टिकोण। प्लैनेटरी बाउंड्रीज दृष्टिकोण। यह पर्यावरणीय संकटों जैसे ग्लोबल वार्मिंग, भूमि क्षरण, प्रदूषण और जल संकट के संदर्भ में लागू होता है। यह उन सीमाओं की पहचान करता है जिनके पार मानव गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर सकती हैं। बायो कैपेसिटी ओवरशूट दृष्टिकोण। यह एक सस्टेनेबिलिटी मीट्रिक है जो बताता है कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों की वार्षिक उत्पादकता को कुछ महीनों में ही खपत कर लेते हैं। उदाहरण अर्थ ओवरशूट डे, जब हम पृथ्वी की एक साल की संसाधन क्षमता को खत्म कर देते हैं। आईसीजे डिलीवर्स डिसीजन ऑन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। 2025 में आईसीजे ने जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक परामर्शी राय दी, जिसे वानुअतु ने शुरू किया और 130 से अधिक देशों ने समर्थन किया। यह फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2023 में पारित प्रस्ताव पर आधारित है, जिसमें आईसीजे से 2 सवाल पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देशों की जलवायु प्रणाली और पर्यावरण को मानवजनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बचाने की क्या जिम्मेदारियां हैं? अगर देश इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते और जलवायु या पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके कानूनी परिणाम क्या होंगे, खासकर छोटे द्वीपीय देशों के लिए? आईसीजे के फैसले की मुख्य बातें। स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण एक मानव अधिकार है। आईसीजे ने कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण एक मानव अधिकार है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसे समझौतों से जुड़ा है। देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई करनी होगी ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा हो। देशों का उत्सर्जन सीमित करने का दायित्व। देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से होने वाले नुकसान को रोकना होगा। पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक पूर्व स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य पूरा करना बाध्यकारी है। इसके लिए देशों को पर्याप्त योगदान देना होगा, जैसे राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को मजबूत करना और उत्सर्जन कम करने के उपाय करना। आईसीजे ने यह भी कहा कि यह दायित्व न केवल उत्सर्जन पर लागू होता है, बल्कि जीवाश्म ईंधन उत्पादन और सब्सिडी पर भी लागू होता है। गैर अनुपालन के कानूनी परिणाम। अगर कोई देश इन दायित्वों को पूरा नहीं करता, तो उसे कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसे गलत कार्य को रोकना होगा, जैसे अपर्याप्त एनडीसीज को सुधारना। उसे गैर दोहराव की गारंटी देनी होगी, यानी भविष्य में ऐसी गलतियां न करने का वादा करना। उसे पूर्ण मुआवजा देना पड़ सकता है, जैसे जलवायु क्षति से प्रभावित देशों को वित्तीय या तकनीकी सहायता देना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। आईसीजे की स्थापना 1945 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका काम देशों के बीच विवाद सुलझाना और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों को सलाह देना है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल तभी मामले सुनता है जब कोई देश इसे मांगे। इसमें 15 स्वतंत्र जज होते हैं, जिन्हें 9 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद चुनते हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग में शांति महल में है। यह 193 सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाने वाली विश्व अदालत है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। एडीटी स्कीम लॉन्च। असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स स्कीम को 15 जुलाई 2025 को पावर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। यह भारत के एमएसएमईज को ऊर्जा खपत को 30 से 50% तक कम करने, उत्पादन दक्षता बढ़ाने और हरित ऊर्जा कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी। यह भारत के नेट जीरो और विकसित भारत लक्ष्यों को सपोर्ट करती है। एडीटी स्कीम क्या है? मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री, प्रशासक, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। लक्ष्य, एमएसएमईज को ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने में मदद करना, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और पर्यावरण को लाभ हो। अवधि 3 साल। बजट 1000 रुपये करोड़। 875 रुपये करोड़ ब्याज सब्सिडी के लिए, 50 रुपये करोड़ ऊर्जा ऑडिट के लिए, 75 रुपये करोड़ कार्यान्वयन सहायता के लिए। लक्षित क्षेत्र 14 ऊर्जा घन क्षेत्र जैसे पीतल, ईंट, सिरेमिक, रसायन, मछली पालन, खाद्य प्रसंस्करण, फोर्जिंग, फाउंड्री, कांच और रिफ्रैक्टरी, चमड़ा, कागज, फार्मा, स्टील, रीरोलिंग, टेक्सटाइल। पात्र उद्यम। उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमईज। लागू की गई तकनीकों से कम 10% ऊर्जा बचत दिखानी होगी। कार्यान्वयन का तरीका। पहला चरण 60 औद्योगिक क्लस्टर, दूसरा चरण अतिरिक्त 100 क्लस्टर। स्कीम के मुख्य घटक। ब्याज सब्सिडी। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए 5% ब्याज सब्सिडी।
मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए 3% ब्याज सब्सिडी। यह ऊर्जा कुशल तकनीकों के लिए लोन लेने में मदद करता है। प्रोजेक्ट कार्यान्वयन को सुगम बनाना। निवेश ग्रेड ऊर्जा ऑडिट एमएसएमईज को यह समझने में मदद की वे कहाँ ऊर्जा बचा सकते हैं। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऊर्जा कुशल तकनीकों को लागू करने की योजना तैयार करना। मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन, यह सुनिश्चित करना कि लागू तकनीकें वास्तव में ऊर्जा बचा रही हैं। तकनीकी और वित्तीय सहायता। बी ने सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर्स और एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर फर्मों को शामिल किया है। ये विशेषज्ञ एमएसएमईज को ऊर्जा बचत के अवसरों की पहचान और प्रोजेक्ट्स लागू करने में मदद करते हैं। डिजिटल सहायता। एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है जो आवेदन और वित्तीय सहायता को आसान बनाता है। चेंजिंग नेचर ऑफ फ्लड्स। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने देश भर के 170 से अधिक निगरानी स्टेशनों के डेटा का विश्लेषण करके पाया कि भारत में नदी बाढ़ की तीव्रता, आकार और समय बदल रहा है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की का यह अध्ययन हाइड्रोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ। यह भारत के लिए पहला ऐसा व्यापक अध्ययन है जो 40 साल के डेटा 1970 से 2010 का उपयोग करता है। यह अध्ययन जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग में बदलाव और मानव गतिविधियों जैसे बांध निर्माण के प्रभावों को दर्शाता है। यह एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई और एसडीजी 11 सतत शहर और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन की मुख्य बातें। बाढ़ की तीव्रता में कमी। 74% स्टेशनों ने दिखाया कि बाढ़ की तीव्रता कम हो रही है, जबकि 26% स्टेशनों पर यह बढ़ रही है। बड़े जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्रता में कमी देखी गई। क्षेत्र विशिष्ट निष्कर्ष। पश्चिमी और मध्य गंगा बेसिन में मानसून बाढ़ में हर दशक 17% की कमी, क्योंकि मानसून बारिश में कमी। मिट्टी की नमी में कमी। नर्मदा बेसिन में बांध निर्माण के कारण बाढ़ की तीव्रता में लगातार कमी। मराठवाड़ा क्षेत्र में मानसून में नदी प्रवाह 8% कम। प्री मानसून में 31% की कमी। प्री मानसून बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि। मालाबार तट में प्री मानसून बाढ़ की तीव्रता हर दशक 8% बढ़ रही है। इसका कारण प्री मानसून बारिश में वृद्धि। प्रभावित नदियां चलियार, पेरियार और भरतपुझा। यह जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा पैटर्न का संकेत है। बाढ़ के समय में बदलाव। ऊपरी गंगा बेसिन में बाढ़ अब देर से आ रही है। मध्य भारत में बाढ़ जल्दी आ रही है। दक्षिणी भारत में सामान्य रूप से बाढ़ बाद में आ रही है। इसका कारण जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और मानव गतिविधियां। सी फ्लड, अ यूनिफाइड इनंडेशन फॉरकास्टिंग सिस्टम इनॉगरेटेड। हाल ही में 2 जुलाई 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में सी फ्लड का उद्घाटन किया। यह भारत के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह सिस्टम बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करेगा। भारत में 32.9 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर यानी 12% हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ सकता है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है और बाढ़ से बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए सी फ्लड जैसे सिस्टम की जरूरत है। सी फ्लड क्या है? यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान देता है। यह गांव के स्तर तक बाढ़ की जानकारी देता है, यानी हमें पहले से पता चल जाएगा कि किन इलाकों में बाढ़ आ सकती है। यह सिस्टम बहुत ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग कहते हैं। इससे बाढ़ की स्थिति को सटीक तरीके से समझा जा सकता है। यह बाढ़ के नक्शे और पानी के स्तर की भविष्यवाणी देता है, ताकि हम पहले से तैयारी कर सकें। सी फ्लड को कई महत्वपूर्ण संगठनों ने मिलकर बनाया है। इसमें शामिल हैं CDAC पुणे, जो तकनीकी विकास में मदद करता है। सेंट्रल वाटर कमीशन, जो बाढ़ की चेतावनी देने का काम करता है। जल शक्ति मंत्रालय, जो पानी और नदियों से जुड़े काम देखता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो सैटेलाइट से जानकारी जुटाता है। यह सिस्टम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका मकसद भारत को सुपर कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भर बनाना है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मिलकर चला रहे हैं। अभी सी फ्लड महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों में काम कर रहा है। भविष्य में इसे पूरे भारत की सभी नदियों के लिए विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा सी फ्लड के पूर्वानुमान को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी रिस्पांस पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि आपदा प्रबंधन की टीमें तेजी से काम कर सकें। रिक्लेम फ्रेमवर्क। हाल ही में 4 जुलाई 2025 को केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने रिक्लेम फ्रेमवर्क को लॉन्च किया। यह भारत के लिए पहला ऐसा कदम है जो खदानों के बंद होने को नुकसान की जगह अवसर में बदलता है। रिक्लेम फ्रेमवर्क एक ऐसा ढांचा है जो खदानों के बंद होने के दौरान और बाद में समुदाय के साथ मिलकर काम करने का रास्ता दिखाता है। इसे कोयला मंत्रालय के तहत कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब खदानें बंद हों तो न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा हो, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की आजीविका भी बनी रहे। यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के लोग, खासकर महिलाएं और कमजोर वर्ग, इस प्रक्रिया का हिस्सा बने।
साथ ही यह पंचायती राज संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है ताकि स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वेदर डेरिवेटिव्स 26 जून 2025 को एनसीडीईएक्स और आईएमडी ने एक समझौता साइन किया जिसके तहत ये डेरिवेटिव्स विकसित किए जाएंगे। भारत में पहली बार मौसम डेरिवेटिव्स लॉन्च होने जा रहे हैं। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बारिश पर आधारित डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव्स किसानों और संबंधित क्षेत्रों को अनियमित बारिश, गर्मी की लहरें या असामान्य मौसम जैसे जोखिमों से बचाने में मदद करेंगे। मौसम डेरिवेटिव्स क्या हैं? ये आम डेरिवेटिव्स से अलग हैं, जो शेयर या कमोडिटी जैसे वित्तीय संपत्तियों पर आधारित होते हैं। मौसम डेरिवेटिव्स मौसम के पैमानों जैसे बारिश या तापमान पर आधारित होते हैं। इन्हें एक खास मौसम इंडेक्स से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में बारिश तय सीमा से कम या ज्यादा होती है तो यह डेरिवेटिव्स उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यह कैसे काम करता है? एनसीडीईएक्स और आईएमडी मिलकर बारिश पर आधारित डेरिवेटिव्स बनाएंगे जिसमें आईएमडी के पुराने और रियल टाइम मौसम डेटा का इस्तेमाल होगा। ये डेरिवेटिव्स खास मौसम और खास इलाकों के लिए होंगे, जैसे मानसून के समय किसी जिले में बारिश की मात्रा। डेटा पूरी तरह से वैज्ञानिक और सत्यापित होगा ताकि इस पर भरोसा किया जा सके। इसका फायदा किसे होगा? किसानों को। अगर बारिश कम या ज्यादा हो तो फसल के नुकसान से बचने के लिए यह डेरिवेटिव्स पैसे दे सकते हैं। कृषि से जुड़े व्यापारियों को मौसम की वजह से फसल की कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाव होगा। परिवहन और अन्य क्षेत्रों को मौसम की वजह से होने वाली परेशानियों जैसे बाढ़ या सूखा से निपटने में मदद मिलेगी। वैश्विक संदर्भ: दुनिया भर में मौसम डेरिवेटिव्स 1990 के दशक से इस्तेमाल हो रहे हैं, खासकर अमेरिका और यूरोप में। भारत अब इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठा रहा है। ये डेरिवेटिव्स एक इनकम्प्लीट मार्केट का हिस्सा हैं, क्योंकि मौसम की कीमत बाजार में तय नहीं होती बल्कि यह डेटा पर आधारित होती है। ह्यूमन मेड डैम्स हैव शिफ्टेड अर्थ्स पोल्स। यह अध्ययन 2025 में प्रकाशित हुआ जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि 1835 से लेकर अब तक बांधों ने टीपीडब्ल्यू में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खासकर बड़े पैमाने पर बांधों का निर्माण जैसे कि एशिया और अन्य जगहों पर इस बदलाव का बड़ा कारण है। टीपीडब्ल्यू का मतलब है कि पृथ्वी का ठोस हिस्सा, यानी उसकी सतह और मेंटल इसके तरल बाहरी कोर के चारों ओर थोड़ा घूम जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने घूर्णन का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है जब उसका द्रव्यमान अलग अलग जगहों पर बंट जाता है। प्राकृतिक कारण: पहले टीपीडब्ल्यू को ग्लेशियरों के पिघलने, बर्फ की चादरों के पिघलने, टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने और समुद्र की लहरों जैसे प्राकृतिक कारणों से जोड़ा जाता था। बांध टीपीडब्ल्यू को कैसे प्रभावित करते हैं? बांधों में बहुत सारा पानी जमा होता है जो सामान्य रूप से समुद्रों में होता। जब इतना पानी समुद्र से हटकर जमीन पर जमा होता है तो पृथ्वी का द्रव्यमान एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाता है। इससे पृथ्वी का घूर्णन अक्ष थोड़ा बदल जाता है। अध्ययन कहता है कि यह बदलाव एक समान नहीं है। यह बांधों के आकार और उनकी जगह पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, बड़े बांध जैसे भाखड़ा नंगल या थ्री गॉर्जेस डैम का असर ज्यादा हो सकता है। ध्रुवों के खिसकने का प्रभाव क्या है? ध्रुवों के खिसकने से सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष टेलीस्कोप को सही दिशा में रहने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि वे पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी के दिन थोड़े लंबे हो रहे हैं और यह बदलाव तेज हो रहा है। इसका मतलब है कि एक दिन में कुछ माइक्रोसेकंड की बढ़ोतरी हो रही है। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट 22 जुलाई 2025 को VFEX ने 10 साल पूरे किए। इस मौके पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने IITM पुणे में VFEX और सफर कंट्रोल रूम का दौरा किया। VFEX क्या है? VFEX एक अनोखा और दुनिया के कुछ लंबे समय तक चलने वाले खुले मैदानी प्रयोगों में से एक है जो सिर्फ कोहरे पर केंद्रित है। यह उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान होने वाले घने कोहरे का अध्ययन करता है जो हवाई, रेल और सड़क यातायात को बुरी तरह प्रभावित करता है। कब और कहां शुरू हुआ? VFEX को 2015 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था। यह भारत का सबसे व्यस्त और कोहरे से सबसे ज्यादा प्रभावित हवाई अड्डा है। अब यह प्रयोग नोएडा के जेवर हवाई अड्डे और हरियाणा के हिसार तक फैल चुका है। कौन चला रहा है? यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा चलाया जा रहा है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग भी सहयोग दे रहे हैं। उद्देश्य क्या है? VFEX का मुख्य लक्ष्य है कोहरे की सटीक भविष्यवाणी करना, जैसे कोहरा कब शुरू होगा, कितना घना होगा, कितनी देर रहेगा और कब खत्म होगा। यह अगले 6 घंटों के लिए नाउकास्टिंग और लंबे समय के लिए फोरकास्टिंग को बेहतर करता है। इससे हवाई अड्डों, रेलवे और सड़क परिवहन को सुरक्षित और सुचारू बनाने में मदद मिलती है। कैसे काम करता है?
VFEX ने उन्नत उपकरण जैसे माइक्रोमीटियोरोलॉजी टावर, सीलोमीटर और हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर लगाए हैं। ये तापमान, नमी, हवा, मिट्टी की गर्मी और एरोसोल जैसे डेटा इकट्ठा करते हैं। इससे कोहरे के बनने और खत्म होने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिली है। इसका मॉडल 85% से ज्यादा सटीकता के साथ घने कोहरे की भविष्यवाणी करता है। करियाटल्ली आइलैंड। 2 जुलाई 2025 को तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि 8,500 मॉड्यूल्स की तैनाती 45 दिनों में पूरी होगी, यानी सितंबर 2025 तक। यह तमिलनाडु के गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में स्थित 21 निर्जन द्वीपों में से एक है। यह रामेश्वरम और थूथुकुडी के बीच दक्षिण पूर्वी तट पर बसा है। गल्फ ऑफ मन्नार भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में से एक है, जो समुद्री जैव विविधता का खजाना है। त्रिशोर प्रोजेक्ट क्या है? तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेस नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य करियाचली द्वीप को बचाना और इसकी समुद्री जैव विविधता को पुनर्जनन करना है। यह प्रोजेक्ट अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें विश्व बैंक भी सहयोग दे रहा है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। चेनाब रिवर। चेनाब नदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। हाल ही में फॉरेस्ट सलाहकार समिति ने सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए चेनाब नदी पर जंगल की जमीन इस्तेमाल करने की शुरुआती मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 6 बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो भारत को सिंधु नदी के पानी का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा। अब चलिए चेनाब नदी के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास से। ये पास बहुत ऊंचा है और यहाँ से 2 धाराएं निकलती हैं, चंद्रा और भागा। ये दोनों धाराएं पास के अलग अलग तरफ से शुरू होकर मिलती हैं और चेनाब नदी बनाती हैं। चेनाब घाटी एक खास जगह है, जो महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बनी है। ये घाटी बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण है। चेनाब नदी में कई छोटी नदियां मिलती हैं, जैसे मियार नाला, सोहल, थिरोट, भूत नाला, मरुसुदर और लिद्रारी। ये सभी नदियां चेनाब को और शक्तिशाली बनाती हैं। पुराने समय में, वैदिक काल में, इस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग इसे अश्किनी या इस्कमती भी कहते थे। तोकरा आइलैंड्स। तोकारा द्वीप जापान के दक्षिण में, क्यूशु द्वीप के पास और अमामी द्वीपों के उत्तर में बने एक द्वीप समूह हैं। ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जो बहुत सुंदर लेकिन भूकंप के लिए संवेदनशील है। हाल ही में वहां 2 हफ्तों में 1000 से ज्यादा भूकंप आए हैं। सबसे बड़ा भूकंप 3 जुलाई 2025 को 5.5 तीव्रता का था। अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सुनामी की चेतावनी भी नहीं दी गई। जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप वाले देशों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर बसा है, जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के पश्चिमी किनारे पर हैं। इस वजह से जापान में हर साल करीब 1500 भूकंप आते हैं। ज्यादातर भूकंप छोटे होते हैं, लेकिन तोकारा द्वीपों में इस बार भूकंपों की संख्या असामान्य है। तोकारा द्वीपों में तोशिमा गांव भी है, जो जापान का सबसे लंबा गांव है। ये गांव कई छोटे द्वीपों में फैला हुआ है। भूकंपों की वजह से यहाँ के कुछ गेस्ट हाउस बंद कर दिए गए हैं, ताकि स्थानीय लोगों के लिए आश्रय बनाया जा सके। बित्रा आइलैंड। हाल ही में लक्षद्वीप प्रशासन ने बित्रा द्वीप को रक्षा उद्देश्यों के लिए लेने पर विचार शुरू किया है। 11 जुलाई 2025 को राजस्व विभाग ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि बित्रा की पूरी जमीन को रक्षा और रणनीतिक एजेंसियों को सौंपा जा सकता है, क्योंकि ये द्वीप रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन स्थानीय लोगों और सांसद हमदुल्ला सईद ने इसका विरोध किया है, क्योंकि इससे 105 परिवारों का विस्थापन हो सकता है और मछुआरों की आजीविका प्रभावित होगी। चलो अब बित्रा द्वीप के बारे में जानते हैं। ये लक्षद्वीप का सबसे छोटा बस्ती वाला द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.105 वर्ग किलोमीटर है। ये अरब सागर में अगत्ती द्वीप के पास स्थित है। इसकी जलवायु को कोपेनगीगर सिस्टम में आओ यानी उष्णकटिबंधीय सवाना कहा जाता है। यहाँ सालाना औसतन 1600 मिलीमीटर बारिश होती है, जो इसे हरा भरा बनाती है। लक्षद्वीप के बारे में भी थोड़ा जान लें। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 36 मूंगा द्वीप हैं। ये द्वीप अरब सागर में बने हैं और इनकी मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं एटोल, लैगून और रीफ। ये द्वीप प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।